मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की क्लास में मैं डॉक्टर अनुज हाजड़िया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था पृथ्वी का उष्मा बजट। आज मैं उसको थोड़े से डायग्राम के माध्यम से लेके आई हूँ। कल हमने इसकी बात कर ली थी, सही है, कि पृथ्वी का उष्मा बजट क्या है। हमने देखा था कि जो पृथ्वी है उसमें 35% या 35 यूनिट जो ऊर्जा है पृथ्वी को गर्म किए बिना ही क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। जो 27% है वो बादलों के द्वारा, 27% ऊर्जा बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, परावर्तित कर ली जाती है। 2% धरातल से और 6% धूल कण कह सकते हैं, या कल मैंने आपको टेबल में लिखाया था शून्य में और वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन। तो 27, 2 और 6 टोटल हम मिलाएंगे, इसका हो जाता है आपका 35। तो यह जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंची नहीं उससे पहले ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई। हमने टोटल कितना माना था, 100 माना था। टोटल कितना था, 100 था। लेकिन 100 में तो 35 तो हमें कहीं भी प्राप्त हुई नहीं, वो तो धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो हमारे पास इस 100 में से इस 35 को लेस करेंगे, कितने बचता है, 65% बचता है। कि 100% ऊर्जा हमारे पास थी, उसमें से 35 तो कहीं भी काम आई नहीं हमें। तो कितने प्रतिशत बची हमें, कह सकते हैं कि पृथ्वी को गर्म करने में 35% की कहीं भी कोई भूमिका नहीं है। तो हमने कल बात की थी कि पृथ्वी को गर्म करने के लिए कितने प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पृथ्वी है वह न तो ऊर्जा का संग्रह करती है और न ही उसको संरक्षित रखती है। जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है उतनी ऊर्जा का पृथ्वी क्या कर देती है, परावर्तन कर देती है। अब 65% थी, ये है हमारे पास 65। 100 में से कितनी बची हमारे पास, 65। 14 तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और जो 51% है वो क्या है, पृथ्वी का उष्मा बजट है। अब जो 51% है वो पृथ्वी को किस प्रकार से प्राप्त होती है, हम उसकी बात करेंगे। टोटल थे हमारे पास 100%, 35% पहले ही नष्ट हो चुकी है। हमारी पृथ्वी को गर्म करने में उस 35% का कोई योगदान नहीं है। 100 में से हमने 35 को लेस कर दिया, हमारे पास कितना बच गया, 65 बच गया। ठीक है, जो 65% ऊर्जा है वो हमारे कहाँ काम आएगी, 14% तो वायुमंडल को गर्म करने में और 50% जो पृथ्वी का उष्मा बजट है। कि 100 में से मात्र 51% ऊर्जा ही ऐसी है जो पृथ्वी को गर्म करने में कार्य में आती है। सही है। अब यही 51% किस किस रूप में हमारे काम आती है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, 100 में से हमने 35 लेस कर दिया, हमारे पास 65 बच गया। पृथ्वी का जो वास्तविक उष्मा जो बजट है 51% है। कि 100 में से मात्र 51 यूनिट ही क्या करती है, पृथ्वी काम में लेती है। 14% वायुमंडल के काम में आती है, बाकी जितनी भी है वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब पृथ्वी का उष्मा बजट बात करी हमने, तो 51% जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है, पृथ्वी को गर्म करने में कार्य आती है। अब इन्होंने कहा कि किस किस प्रकार से, कल मैंने आपको 51% की बात बता दी थी कि विकिरण होता है, संवहन होता है, संघनन की गुप्त उष्मा होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती थी। मैंने आपको 34% बताया था कि सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है, और 14% जो बताया था विसरित दिवा प्रकाश से सूर्य को, जो पृथ्वी है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। टोटल 51% जो ऊर्जा है वो पृथ्वी को प्राप्त होती है। अब जो 51% जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हुई वो 51% वापस किस रूप में जाती है, यहाँ हम उसकी बात करेंगे। कल मैंने आपको जो टेबल लिखवाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो 51% ऊर्जा है वो पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है। जो 34% ऊर्जा है वो तो सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, और जो 17% है वो विसरित दिवा प्रकाश के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो टोटल हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी को 51%। अब जो 51% ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है वो वापस भी जाएगी, वो किस रूप में वापस जाती है, हम यहाँ उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने डाला पृथ्वी का उष्मा बजट, या कह सकते हैं कि पृथ्वी को जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वह वापस किस किस रूप में जाती है। 23% है जो ऊर्जा, उसका क्या हो जाता है, विकीर्ण हो जाता है। 6% वायुमंडल द्वारा और 17% अंतरिक्ष में इसका क्या हो जाता है, विकीर्ण हो जाता है, वापस चली जाती है। तो 27% जो ऊर्जा है वह इस रूप में खर्च हो जाती है
कि 17% तो अंतरिक्ष में लौट जाती है और जो 6% है विकिरण के रूप में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। 51 में से कितने घट गए, 17 और 6 23, ठीक है। 9% है वो वायुमंडल द्वारा क्या कर ली जाती है, या संवहन के द्वारा वापस वायुमंडल में लौटा दी जाती है। 6% जो ऊर्जा है या 6 यूनिट जो ऊर्जा है वह क्या होती है, संवहन की प्रक्रिया होती है। आप सभी जानते हैं कि जब धरातल गर्म होता है तो धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और वायु गर्म होके कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो जब वायु गर्म होगी तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उस ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, संवहन। तो जो 9% है वो संवहन के माध्यम से कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। और जो 19% है इसको हम बोलते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा, या हम बोल सकते हैं कि वाष्पीकरण के माध्यम से। आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी पर नदी, झील, तालाब, तो जो वाष्पीकरण है उसके माध्यम से, वाष्पीकरण कब होगा, जब उसको ऊर्जा मिलेगी, वाष्पीकरण जब उसको ऊर्जा मिलेगी, तो वाष्पीकरण के माध्यम से 19% जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, वापिस खर्च हो जाती है। तो अब हम इन सभी को जोड़ें, 23, 9 और 19, इन सभी को जोड़ें तो कितना बनता है, 51%। पृथ्वी को ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई थी, 51%। वापिस कितनी लौटा दी, 51%। क्या पृथ्वी ने अपने पास कुछ संग्रहित करके रखा, नहीं रखा। कह सकते हैं कि हम जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हुई उसने क्या की, वो उस पूरी को वापिस लौटा दिया। हमें प्राप्त किस रूप में हुई थी, 34% तो हुई थी हमें सूर्य से प्रत्यक्ष अवशोषण के कारण, प्रत्यक्ष रूप से, और 17% जो हमें प्राप्त हुई थी वो हुई थी हमें विस्तृत दिवा प्रकाश से। 51% हमें प्राप्त हुई और हमने लौटा भी कितनी दी, 51%। सही है। एक बार वापस बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। विकिरण के माध्यम से, संवहन के माध्यम से और वाष्पीकरण या संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से जो 51% ऊष्मा हमें प्राप्त हुई थी उसका हमने क्या कर दिया, वापस उसको हमने लौटा दिया। 23% विकिरण के माध्यम से, जिसमें 17% अंतरिक्ष में विकिरण हो जाता है, 9% वायुमंडल में कह सकते हैं कि संवहन के द्वारा, और 19% वाष्पीकरण के द्वारा हमने क्या किया, जो ऊर्जा थी, जो ऊष्मा थी उसको वापस लौटा दिया। इन सभी को ऐड करोगे तो आप कितना आ गया, 51 यूनिट। तो 51 जो यूनिट था, हमने ऊर्जा कितनी ली थी सूर्य से, 51 यूनिट। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को गर्म करने में कितनी यूनिट की भूमिका रही है, कितने प्रतिशत की भूमिका रही थी, 51% की। और उस 51% को ही हमने क्या कर दिया, वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्या पृथ्वी ने जितनी ऊष्मा ग्रहण की उतनी ऊष्मा को वापस से भेज दिया। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन की क्रियाएं चलती रहती हैं। दिन में यह 51% ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हो जाती है और रात्रि को यह वापस खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी ने तो अपने पास किसी प्रकार की ऊर्जा का संग्रह करती है और न ही भविष्य के लिए उसको संरक्षित रखती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि अगर पृथ्वी ऊष्मा का संग्रह करेगी तो पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। जितनी भी ऊर्जा आती है उसको वापस रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक ठंडी होती है और न ही अत्यधिक गर्म होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। 51% क्या हुआ, लौटा दिया। आगे बात करते हैं। हमने कल वायुमंडल के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था कि वायुमंडल से कितना आता है कितना जाता है। 48% उसका भी बताया था कि वायुमंडल को गर्म करने में कितने यूनिट की भूमिका रहती है, 48% की। अब देखिए क्या है, ये 48% आ गया। कल हमने बात की थी कि 48% हमें मिल रहा है लेकिन वापस भी जा रहा है। प्रत्यक्ष अवशोषण हो जाता है 14% का, 6, 9, 19 देखिए सारे यही है। धूलकण द्वारा 6, 9 पृथ्वी की संवहन द्वारा और 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा वापस क्या हो जाता है, हाँ, पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण का अर्थ देखिए क्या होता है कि पार्थिव विकिरण कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो जब वापस रिफ्लेक्ट होती है किसके माध्यम से होती है, पार्थिव विकिरण के माध्यम से होती है। ठीक है, तो वायुमंडल द्वारा भार कितना हो गया, कितना हो गया, 34 और 14, ये 34 और ये 14। हमें प्राप्त कितना हुआ था, 48 यूनिट। हमने वापस भी कितना भेज दिया, 48। वायुमंडल को कितना प्राप्त हुआ था, 48%, और भेज भी कितना दिया वापस, 48%। और हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में देखो
35% का तो कहीं यूज ही नहीं था, बची कितनी थी 65%। उसमें से 48 वायुमंडल द्वारा वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, 17 पृथ्वी कर देती है। जितनी भी मिली वापस हमने क्या कर दिया, उसको यूं का यूं वापस भेज दिया कि जितनी भी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई हमने वापस क्या कर दिया, उसका रिफ्लेक्ट कर दिया। इसको आप ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ भी नहीं समझ में आए वापस पूछ सकते हो मेरे को। और जैसे वायुमंडल है, जिस प्रकार से वायुमंडल भी ऊष्मा को ग्रहण करता है उसी प्रकार से वो भी क्या करता है, ऊष्मा का परावर्तन करता है। तो उसको 48% जो ऊर्जा प्राप्त हुई थी उसको क्या करता है, वह इस वायुमंडल द्वारा 48% वापस भी जाएगी। तो 14 जो है वो किसके माध्यम से जाती है, ये तो जो प्रत्यक्ष अवशोषण है वापस उसी के माध्यम से हो जाता है। और जो 34 यूनिट है, 6% वायुमंडल द्वारा, 9% संवहन द्वारा और 19% वाष्पीकरण द्वारा वापस कहाँ लौटा दिया जाता है, वायुमंडल से वापस लौटा दिया जाता है। और टोटल हमारे पास 48 यूनिट हमें वायुमंडल को गर्म करने में ऊर्जा प्राप्त हुई थी और हम उस 48% को ही वापस लौटा देते हैं। अब अंतरिक्ष में हमने कितनी जो ऊर्जा थी उसको वापस भेजा, 48% तो किसके माध्यम से भेजा, वायुमंडल के माध्यम से। 17% किसके माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से। टोटल कितनी हो गई, 65%। बची कितनी थी अपने पास, 65%। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई उतनी ही ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, वापस अंतरिक्ष में भेज दिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसको बोलते हैं हम ऊष्मा बजट। देखिए क्या होता है, घर में गृहिणी होती है तो अपना बजट बनाती है कि हाँ ये सामान चाहिए मुझे, उसके अकॉर्डिंग पूरा महीना निकालना होता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी क्या बनाती है, अपना बजट बनाती है कि इतनी ऊर्जा मुझे मिलनी है और इतना ही मुझे वापस देना है। गृहिणी को हिसाब देना पड़ता है ना, इतने का ये सामान है, इतने का ये, बाकी आपके पैसे ये लो। तो उस प्रकार से पृथ्वी को भी अपना हिसाब देना पड़ता है कि इतनी ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई और इतनी को मैंने इस रूप में वापस क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। तो ये था हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। डायग्राम के माध्यम से बनाना, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज हो बुक्स पढ़ना, नोट्स पढ़ना, और वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, जितना भी हो सके वो, ये क्या है, ये नोट्स ही हैं आपके, ये क्या है, नोट्स ही हैं। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना है। वो छोटे बच्चे होते हैं जब कहानी इसीलिए सिखाई जाती है उनको कि आप अपनी बात को अपने अनुसार कह सको, इसलिए कहानी सिखाई जाती है। तो ये भी एक तरह से कहानी है, आपको अपनी लैंग्वेज में इसको कहना है। ठीक है, तो जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी क्या हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब मैं आपको इसमें लिखवा देती हूँ कि विसरित दीवा प्रकाश क्या होता है और एल्बिडो या धवलता बोलते हैं उसको क्या होता है, मैं लिख ही देती हूँ, आप उसको उतार लीजिए। जो छोटे छोटे ट्रिक हैं ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। हम पहले बात करते हैं विसरित दीवा प्रकाश। विसरित दीवा प्रकाश लिखें इसमें कि सौर विकिरण की वह मात्रा, विसरित दीवा प्रकाश में आगे लिखें सौर विकिरण की वह मात्रा जो प्रकीर्ण व परावर्तन के बाद, जो प्रकीर्ण तथा परावर्तन के बाद धरातल तक पहुंच जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, विसरित दीवा प्रकाश। ठीक है, देखो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कमरे के अंदर दिन में दिखाई देना किसके कारण दिखाई देता है, विसरित दीवा प्रकाश। कमरे के अंदर हमें दोपहर के समय दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, इसी विसरित दीवा प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है। और नेक्स्ट लिखेंगे हम एल्बिडो। छोटे छोटे ट्रिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। इसको बोलते हैं धवलता भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, धवलता। एल्बिडो देखिए ये भी हमारी पृथ्वी का तापमान बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। आगे बात करेंगे हम क्यों होती है, पहले इसके बारे में लिखें कि एल्बिडो क्या होता है कि सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल व उसके वायुमंडल को गर्म किए बिना सीधे ही कहाँ पहुँच जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। कि सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल या उसके वायुमंडल को गर्म किए बिना ही सीधे कहाँ पहुँच जाती है, अंतरिक्ष में पहुँच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं या धवलता बोलते हैं। पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो है 35%
और वैसे हम इसको बोल सकते हैं कि 35 से 34% के बीच में। सही है। देखिए क्या होता है, जो हमारा धरातल होता है, मेघ होते हैं, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन का कार्य करते हैं। अब यहाँ एल्बिडो क्या है, जो ऊर्जा उसको प्राप्त हुई उसको कहीं भी यूज़ नहीं लिया और वह वापस क्या हो गई, अंतरिक्ष में विलीन हो गई। तो जो मेघ हैं वो क्या करते हैं, 75% जो ऊर्जा है उसको वापस क्या कर देते हैं, उसका एल्बिडो हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाते हैं। हिमच्छादित जो भाग हैं 70 से 80% तक क्या हो जाता है, उसका एल्बिडो हो जाता है। कि इतनी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, धरातल को बिना गर्म किए या वायुमंडल को बिना गर्म किए ही वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। घास के मैदान हैं, घास के मैदान 10 से 38% तक एल्बिडो का कार्य करते हैं। चट्टानी हैं 12 से 15% तक, और कोणधारी वन है वो 10% तक क्या कार्य करते हैं, इसको वापस रिफ्लेक्शन का कार्य करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो घास के मैदान है उसकी धवलता क्या पाई जाती है, घास के मैदान की धवलता 10 से 38% तक पाई जाती है। और फर्स्ट में किसकी बात की थी हमने, कि बादल हैं, उसकी धवलता क्या पाई जाती है, 75% तक उसकी धवलता पाई जाती है। ठीक है, ये था विसरित दीवा प्रकाश और ये था हमारा एल्बिडो। देखो कल हमने इसमें सूर्यताप के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में एक दो चीज़ें और हैं, उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि उनका अर्थ क्या होता है। वो चीज़ें कहीं भी आपको लाइफ में आगे भाई ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मिलेंगी। जैसे क्या है, सौर स्थिरांक। सही है, होता क्या है कि वायुमंडल के बाहरी भाग में प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा को हम क्या कहेंगे, सौर स्थिरांक। सही है, कि वायुमंडल के बाहरी भाग में प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा को हम क्या कहेंगे, सौर स्थिरांक। सही है। और मैंने आपको बताया था कि 1.94 क्या बताया था, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर पर मिनट कैलोरी जो होती है वो हमें प्राप्त होती रहती है। कह सकते हैं कि लगभग 2 कैलोरी। सही है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। सही है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मिनट क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। इसी में एक चीज़ और थी आपकी कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए आज हम बात करते हैं। फर्स्ट कारक में लिख सकते हैं कि आपतन कोण, या दूसरा लिख सकते हैं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन। एक बात बताइएगा, ये लीजिए। सही है, हमें सूर्य की अधिक ऊर्जा कब प्राप्त होती है, जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो हमें अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, सूर्यताप की मात्रा भी कम प्राप्त होती रहेगी। उदाहरण दे सकते हैं हम, एक भूमध्य रेखा और दूसरा है हमारे पास ध्रुव। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, आपतन कोण है 90 डिग्री का रहता है, इसलिए क्या हमें अधिक सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, सूर्यताप की मात्रा हमें कम प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, एक तो देखिए जितना अधिक वायुमंडल बढ़ेगा, अब एक तो सूर्य सीधा यहाँ चमक रहा हो और सूर्य एक यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा हो, तो इसको कितना अधिक वायुमंडल क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। वायुमंडल जब पार करेंगे तो उसके द्वारा अवशोषण भी होता है, परावर्तन भी होता है, धूलकण हैं वो भी क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। जितने अधिक धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, वो उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो सूर्यताप की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ जो वायुमंडल है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर उसको जो वायुमंडल है उसकी मोटाई कम है, इसलिए यहाँ पर
सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो इसको हमें अधिक मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा हमें कम मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा कि कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को हमारे यहाँ कौन सी ऋतु रहती है? गर्मी का मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सीधा चमक रहा है। और वही अगर हम जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है तो इतनी तिरछी किरणें आएंगी तो क्या हमारे यहाँ सर्दियों में हमें कम मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होगी या नहीं? क्योंकि दिन की जो अवधि होती है उसमें भी अंतर पाया जाता है। गर्मी में अगर बात करें आप सुबह 6 बजे सूर्य भगवान आ जाते हैं, शाम के 7 बजे तक रहते हैं। सर्दियों में बात करें 9 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे और शाम के 5 बजे वापस कि बाय बाय। तो जितनी अधिक दिन की बड़ी अवधि होगी, दिन जितना लंबा होगा उतनी ही अधिक मात्रा में हमें सूर्य ताप की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो दिन है उसकी अवधि कम होती है तो हमें कम मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। इसमें सेकंड पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य या प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि। आप इसमें तीनों स्थितियों को दर्शाना कि वर्ष में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, एक बार कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पर। सही है? तो तीनों स्थितियों का यहाँ वर्णन कर सकते हैं जिसके कारण हम प्रकाश की अवधि को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। कोई भी कंफ्यूज है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी। तीसरी हमने बात करी थी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ये भी मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था ना। सूर्य की पृथ्वी से दूरी, देखिए इसमें 2 स्थितियां बनती हैं, हमने बात की थी। एक है अपसौर और दूसरी है उपसौर। सही है ना? तो ये भी क्या करती हैं? सूर्य जो ताप है उसको प्रभावित करती हैं। सही है? 2 स्थितियां बनती हैं। एक जो सबसे पास की स्थिति होती है उसको बोलते हैं उपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी जो होती है उसको बोलते हैं अपसौर। अलग अलग समय में अलग अलग सूर्य की स्थितियां बनती हैं, उसके कारण क्या पाया जाता है? इसकी स्थितियों में परिवर्तन पाया जाता है। तीसरा है सौर कलंक। सौर कलंक, हाँ धब्बे, सूर्य में धब्बे। देखिए किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। आपस में क्या होते रहते हैं? उसमें विस्फोट होते रहते हैं। जितने अधिक विस्फोट होते हैं उतनी अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपने देखो कभी आग जलती है और उसमें लकड़ी को आपने छेड़ा हो तो ज़्यादा तेज धधक के साथ जलती है, तो वो स्थिति किसकी है? सूर्य की। इसमें आपस में क्या वो टकराते रहते हैं जिसके कारण जो सौर कलंक, जब उनकी संख्या अधिक होती है तो अधिक मात्रा में हमें सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। और नंबर 5 बात करें वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता, सीधी सी बात है, वायुमंडल कम होगा तो कम वायुमंडल को पार करना पड़ेगा, वायुमंडल अधिक होगा तो हमें अधिक वायुमंडल को पार करना पड़ेगा। वायुमंडल कम रहता है तो पारदर्शिता अधिक रहती है। और वायुमंडल जैसे जैसे सूर्य की किरणों की तिरछापन बढ़ता जाएगा, जितना अधिक वायुमंडल बढ़ता जाएगा उसकी पारदर्शिता उतनी ही कम होती जाएगी, जो सूर्य ताप को प्रभावित करती है। ये टॉपिक हुआ हमारा मोस्टली कंप्लीट। और दूसरा हम एक बात और बता सकते हैं इसमें कि जो 0 डिग्री है उसके अकॉर्डिंग भी बता देना कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारे पास यहाँ अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता जाता है। एक मैंने कल आपको टेबल लिखवाई थी, उसमें भी बताया था कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ हमें कितने प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 100% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर अलग अलग बताया था कि 90 डिग्री पर 40 से 42 ऊर्जा की प्राप्ति होगी और 60 पर 57% के आसपास हमें क्या होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जो सूर्य से हमें प्राप्त ऊर्जा हो रही है, जो मात्रा प्राप्त हो रही है उस मात्रा में धीरे धीरे क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो इन चीज़ों को आप 1 बाय 1 करके पढ़ें। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इस मैटर में बात कर सकते हैं। और कल का मैंने आपको क्या बताए थे? क्वेश्चन बताए थे, कमेंट करके आपने रिप्लाई किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज हम बात करते हैं, क्या बताओगे? पृथ्वी का अल्बेडो। आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ समझ में आई? एक तो मुझे ये बताओगे आप कि किसी चीज़ में कोई कंफ्यूज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उस चीज़ के बारे में आप बताएंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि किसके बारे में, कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में आप बताओगे कि कितने प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी को गर्म करने में काम में आती है। सही है? क्वेश्चन वापस सुन लीजिए कि सूर्य से प्राप्त कितने प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी को गर्म करने के काम में आती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बताएंगे आप मुझे, वर्तमान समय में क्या बताओगे? ओजोन के बारे में बताएंगे आप। ओजोन के बारे में कोई एक लाइन कि ओजोन है ये हमारे ये भविष्य में ये काम आती है, जीवनदायिनी है, कैसी है, किस प्रकार से ओजोन गैस हमारे लिए लाभदायक है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।